हेलो फ्रेंड्स, आज हम मृत्युकालिक कथनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास पढ़ने के लिए 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला है कि मृत्युकालिक कथन होता क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा पॉइंट है कि मृत्युकालिक कथन कितने फॉर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसको कैसे कैसे कोई व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है। तीसरा, इसकी जो 2 मैगजिम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा, इसका समय का विस्तार कितना होता है, कितने समय में मृत्युकालिक कथन लिए जा सकते हैं, और इंग्लिश विधि से इसका अंतर क्या है, और कुछ लीडिंग केसेज के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगी कि मृत्युकालिक कथन की धारा 32(1) में कहीं परिभाषा नहीं दी हुई है। ये तो आप जानते हैं कि एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) मृत्युकालिक कथनों को डील करती है। जब कोई साधारण तौर पर अगर हम समझें कि कोई व्यक्ति एक लेमैन मृत्युकालिक कथनों को कैसे समझेगा, तो जो व्यक्ति मरने वाला है वो अपनी मृत्यु के बारे में कोई बात कह जाता है तो उसको मृत्युकालिक कथन कहते हैं। एक साधारण व्यक्ति यूं समझता है कि मरने वाला है और वो कुछ कह गया तो वो समझ लेगा कि मृत्युकालिक कथन क्या होते हैं। लेकिन लीगल टर्म्स में हम इसको कैसे समझेंगे, तो हम सबसे पहले तो धारा 32(1) की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें कोई परिभाषा नहीं दी हुई है। वो सिर्फ ये कहती है कि कब एक आदमी के मृत्युकालिक कथन सुसंगत हो जाते हैं। देखिए, धारा ये कहती है कि जब मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, यानी मृत्युकालिक कथन कब सुसंगत होंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास विवादक तथ्य मृत्यु का कारण होना चाहिए, जो प्रश्नगत कारण है कि इस आदमी की मृत्यु कैसे हुई। अब कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं, तो ये सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी हो सकते हैं। यानी सिविल मैटर में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि किसी आदमी की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में 90-95% मामलों में ये क्रिमिनल मैटर्स में ही काम आता है। और क्रिमिनल मैटर्स में जैसे किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया और उसके घर वालों ने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी हत्या हुई है, तो कोर्ट के सामने विवादक तथ्य ये आया कि क्या इस आदमी ने सुसाइड किया है या उसकी हत्या हुई है। तो ये ऐसा जो ये प्रश्न है, ये इसमें उसकी मृत्यु का कारण सुसंगत हो गया। ऐसे ही कोई ससुराल में कोई विवाहिता महिला जल जाती है और डोवरी डेथ का केस उसके परिजन दर्ज करा देते हैं धारा 304B में, तो क्या विवाहिता को जलाया गया या वो खुद जली, ये प्रश्न विवादक हो गया। तो इसमें वो विवाहिता अगर अपनी मृत्यु के बारे में कोई कथन बोलकर जाती है तो वो उसके मृत्युकालिक कथन हो जाते हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल आया, एक महिला ने फोन पर पुलिस को फोन किया और जल्दी जल्दी घबराते हुए बोली कि जल्दी आओ, मेरे को मेरा पति मार रहा है। और फिर फोन अचानक से कट गया, ना उसने नाम बताया ना पता बताया। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए उसके घर पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला वहां मरी हुई पड़ी थी। तो पुलिस को ये जो शब्द बोले गए, जल्दी आओ मेरा पति मुझे मार रहा है, ये उस महिला का डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। तो सबसे पहले तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो तो फिर ये धारा 32(1) उसको उनके कथनों को सुसंगत बनाती है। दूसरा, वो कथन कैसे होने चाहिए। पहली बात तो ये कि अपनी मृत्यु के बारे में वो कथन होना चाहिए, यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका अपनी मृत्यु के बारे में होना चाहिए, दूसरे की मृत्यु के बारे में नहीं हो। अगर दूसरे की मृत्यु के बारे में है तो वो सुसंगत नहीं होगा। तो पहला इसकी शर्त है सुसंगत होने की, अपनी मृत्यु के बारे में कथन हो। दूसरा पॉइंट है कि अपनी मृत्यु के बारे में तो वो कोई कथन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कोई कथन नहीं कर रहा है उसका, लेकिन वो मृत्यु के समव्यवहार की परिस्थिति बता रहा है, यानी उसने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसकी वजह से वो मरा। तो या तो वो डायरेक्ट कथन कर दे और या फिर वो कोई परिस्थिति बताए। तो दोनों ही मामलों में उसकी खुद की मृत्यु का कारण विवादक होना चाहिए, और तब वो मरने वाला कोई कथन करता है तो वो सुसंगत हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि धारा 32 कब मृत्युकालिक कथन सुसंगत होंगे इनके बारे में बता रही है। मृत्युकालिक कथन क्या होते हैं, ये कहीं परिभाषा इस एविडेंस एक्ट में नहीं दी हुई है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि ये किन किन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है और कौन कौन लिख सकता है। तो पहला तो ये कि ये रिटन हो सकता है, यानी कागज पर लिखा हुआ हो सकता है।
तो कागज पे लिखा हुआ हमारे सामने प्रश्न है कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट लिख जाता है, अपनी मृत्यु के बारे में बताता है कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूं। धारा 306 के मैटर इस तरह के आते हैं कि कोई व्यक्ति उसकी आत्महत्या को उकसा रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है, कोई ऐसा कि वो कोई ऐसा काम करे वो कर नहीं पा रहा है और अंत में मजबूर होकर वो सुसाइड कर लेता है। कई बार जिनके कर्जा हो जाता है, बहुत लोन हो जाता है, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि कर्जदार उनको परेशान कर देते हैं। कई बार विवाहित जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनको ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। कई सारी परिस्थिति व्यक्ति की होती है। कई बार बच्चे एग्जाम के टेंशन के मारे सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड नोट अगर वो लिखते हैं तो वो सुसाइड नोट क्योंकि रिटर्न में है इसलिए वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन होता है। दूसरा ओरल यानी मौखिक हो सकता है। मरने वाला अपने परिजन को मरते मरते कोई बात कह जाता है तो, या कई बार पुलिस ऑफिसर उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। कई बार मजिस्ट्रेट जाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये घायल लोग भर्ती होते हैं तो वो बोलते हैं तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वो उसका ओरल स्टेटमेंट माना जाता है। भले ही वो लिखा गया हो लेकिन वो होता उसका ओरल स्टेटमेंट ही है। दस्तावेजी फॉर्म जरूर उसकी आ गई है क्योंकि उन्होंने लिख लिया है लेकिन उसने अपने मुंह से बोला है। और तीसरा पॉइंट गेस्चर्स के बारे में, यानी संकेतों से भी मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मुकदमा आपको याद होगा, 1885 का मुकदमा है। इसमें उस महिला ने इशारों से मजिस्ट्रेट को यह बताया था कि अब्दुल्ला ने उसकी मृत्यु कारित की थी, अब्दुल्ला ने उसको मारा था। तो ये जो उसका मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन था ये ना तो रिटर्न था, ना लिखा रिटर्न था, ना ही उसने मुंह से बोला था, उसने केवल हाथ के इशारों से बताया था कि अब्दुल्ला ने उसको मारा था। तो इन संकेतों को उसका डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। 1885 का मुकदमा है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का धारा 32 पर इंपॉर्टेंट केस है। तो आपको क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मुकदमा याद रखना चाहिए। अब यह है कि कौन ले सकता है, तो ऐसा धारा 32(1) में कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि कौन व्यक्ति मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करेगा। जो भी उस वक्त नजदीक हो, कोई परिजन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है। जैसे सड़क पर कोई व्यक्ति, घायल व्यक्ति पड़ा है और वो जोर जोर से घायल चिल्ला रहा है कि मुझे इन लोगों ने मार दिया, मुझे इन लोगों ने मार दिया। अब जानते हैं कई बार दोपहर के वक्त ऐसी वारदात हो जाती है, दोपहर दिन रात कभी भी हो सकती है। तो कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति भी डाइंग डिक्लेरेशन नोट कर सकता है। सामान्य तौर पर पुलिस वाले, डॉक्टर्स और मजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लेरेशन नोट करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति नोट कर सकता है। अब यह है कि इसकी ये मैक्सिम, इसकी जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है लैट्रम मोर्टम। लैट्रम मोर्टम का मतलब है मरने वाला जो बोल रहा है वो, यानी मरने वाला जो शब्द बोल रहा है, मरने वाले के मुख में जो शब्द होते हैं वो लैट्रम मोर्टम होते हैं। और ये इसकी डाइंग डिक्लेरेशन की लैटिन मैक्सिम है। एक और इंपॉर्टेंट मैक्सिम है इसकी, नेमो मोरिटोरस पोजोमिट्रोर मेंट्रायर। ये जो मैक्सिम है ये डाइंग डिक्लेरेशन पर आधारित है और इसका मतलब ये है कि मरने वाला भगवान के पास जाता जाता कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये इसका मतलब है और इसके आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही रिलायबल एविडेंस माना जाता है। अब हम देखते हैं कि समय से यहाँ क्या मतलब है, समय का क्या तरीका होता है, कितने समय के भीतर किए गए कथन डाइंग डिक्लेरेशन माने जाते हैं और इंग्लिश विधि से इसका क्या अंतर है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडिंग केस हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि धारा 60 ये कहती है, एविडेंस एक्ट की धारा 60, कि कोई भी साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, तो इनसे अगर प्रत्यक्ष रूप से हम कोई साक्ष्य ग्रहण करते हैं तो वो ही साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकता है और वो सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ड एविडेंस माना जाता है। लेकिन धारा 32 में ये एविडेंस इस कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि कौन एविडेंस देने आ रहा है कोर्ट में? जो मरने वाला व्यक्ति है, जिसने कथन किए हैं, वो तो मर गया। तो आ कौन रहा है कोर्ट में ये बताने के लिए कि उसने मरते वक्त ये कहा था? या तो कोई पुलिस अधिकारी आ रहा है जिसके सामने उसने कहा, मृत्युकालिक कथन दिए, वो नोट करते हैं, या मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, या डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और या फिर उसके परिजन आ रहे हैं, कोई राहगीर आ रहा है, दोस्त आ रहा है जिसके सामने वो बात बोली गई। तो ये कैसी साक्ष्य हो गई? ये हेयर से साक्ष्य की कैटेगरी में आ गई, सुनी सुनाई बातों की कैटेगरी में आ गई। तो यहां आप ये कानून का ये देखिए
कि क्योंकि वो मरने वाला आ नहीं सकता, वो मर चुका है, तो कानून ये मानता है कि वो उस साक्ष्य को हम अलग नहीं कर सकते, उस साक्ष्य को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो सबसे बेस्ट साक्ष्य थी, सबसे बेस्ट साक्ष्य थी, और उसी व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या रहा था, उसके बिना और कोई बता नहीं सकता। तो अगर उस साक्ष्य को हम अलग कर देते हैं तो हम न्याय की तह तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कानूनविद ये मानते हैं कि उस साक्ष्य को कैसे न कैसे करके कोर्ट तक पहुंचाया जाए। इसलिए ये जो थर्ड व्यक्ति हैं, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, इनका सहारा लिया जाता है कि भाई आप लोगों के सामने जो कुछ उसने बोला आप लोग कोर्ट में आके बताइए। तो ये साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन ये साक्ष्य बहुत ही सावधानी के साथ कोर्ट ग्रहण करता है, सावधानी इस पर वॉच रखता है। क्यों? कि जो मरने वाला होता है वो मर चुका, अब उसकी ना तो ओथ हुई। सामान्यतः जब भी कोई गवाह कोर्ट में आता है तो वो शपथ पर अपने कथन करता है। इस आदमी की कोई ओथ नहीं हुई है, वो तो सिंपल वे में कह के चला गया। और क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी साक्ष्य की कसौटी क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर परखी जाती है। तो साक्ष्य के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, शपथ लेना, ओथ लेना, और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह की कसौटी पर उसको कसना। दोनों ही बातें यहां मौजूद नहीं है। ना तो मरने वाले का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो पा रहा है, ना ही उसकी शपथ पर साक्ष्य हो पा रही है। तो इसलिए कोर्ट से इसको ग्राह्य करते समय बहुत महत्वपूर्ण इसको कसौटियों में कसती हैं। और वो किसको कसौटी पर कसा जाता है? जिसने वो मृत्युकालिक कथन नोट किया है, उसको साक्ष्य की कसौटी पर कसा जाता है और ये परखा जाता है कि क्या वास्तव में इस आदमी के सामने उस मरने वाले ने कोई कथन किया था। धारा 32 के तहत आपको 4 मुख्य केस याद करने हैं और इनके माध्यम से एक सेटल्ड पोजीशन स्थापित की गई है। आपको ज्यादा केसेस याद करने की जरूरत नहीं है। जो केसेस इस लॉ को स्थापित करते हैं, धारा 32 के कानून को, वो केस आपको याद होने चाहिए। तो पहला हमने क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस पढ़ा। दूसरा हमारा जो केस है वो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस है। 1939 में प्रिवी काउंसिल ने ये केस डिसाइड किया था और इस केस से भारत और इंग्लिश विधि के अंतर को स्थापित किया गया। इसमें समय का जो मुख्य बिंदु है वो इस पाकला नारायण स्वामी के केस में डिस्कस हुआ था। पाकला नारायण स्वामी के केस में एक आदमी ने पाकला नारायण और इसकी पत्नी को कर्ज दिया था। तो मरने से 2-3 दिन पहले वो आदमी ये कहकर निकला कि मैं बरहमपुर जा रहा हूं, जो पाकला नारायण स्वामी का गांव था। और उसके 2-3 दिन बाद उसकी लाश एक रेलवे के डिब्बे में बक्से में मिली। तो पत्नी को कम से कम 2-3 दिन पहले ये कथन उसने किए थे अपनी पत्नी को कि मैं बरहमपुर जा रहा हूं, और इससे पहले उनको एक लेटर मिला था कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे लौटा देते हैं। पाकला नारायण स्वामी की तरफ से वो लेटर आया था। जनरली इसकी पत्नी लिखा करती थी उन लेटर्स को। तो इस केस में इंग्लिश विधि और भारतीय विधि के अंतर को स्पष्ट किया गया। उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 32 में कोई शब्द अंकित नहीं है समय के बारे में कि मृत्युकालिक कथन कितने समय पूर्व किए जाने होने चाहिए, यानी मरने वाला अपनी मृत्यु से पहले कितने समय पहले वो कथन कर रहा है। इंग्लिश विधि में नियम ये है कि उसकी मृत्यु आसन्न संकट होनी चाहिए, यानी मृत्यु उसके सिर पर दिखाई देनी चाहिए कि वो बस मरने वाला है, तब वो कथन किए जाने चाहिए। भारतीय विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, वो कितने भी समय पहले किए हुए हो सकते हैं। तो इंग्लिश विधि और भारतीय विधि में केवल समय का अंतर है। तो इस पाकला नारायण स्वामी के केस में ये पोजीशन सेटल्ड कर दी गई समय के बारे में कि भारतीय कानून यहाँ इंग्लिश विधि से थोड़ा अलग है। और 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कौशल राव वर्सेस बॉम्बे के केस में इस चीज को मान लिया। पाकला नारायण स्वामी का जो केस था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया और ये माना कि हमारा समय का अंतर इसको इंग्लिश विधि से अंतर करता है और भारतीय परिस्थितियों में ये आवश्यक नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन के समय मृतक की मृत्यु आसन्न संकट होनी चाहिए। कई बार ये भी हो सकता है कि उसे ये पता भी नहीं हो कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कथन भी हम साक्ष्य में ग्राह्य कर लेते हैं। कैसे इस बिंदु को समझें?
कौशल राव के केस में मिल, एक फैक्ट्री थी कपड़े की और उसमें 2 गुट आपस में लड़ा करते थे, तो मृतक की डेथ हो गई। इसने 2 आदमियों पर हमले का आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे को हमला करके मारा। तो सबसे पहले जो साथ के को-वर्कर्स थे, परिजन थे, जब उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसको उन्होंने बताया कि मेरे को कौशल राव ने मारा है, और एक और आदमी का नाम लिया इसने, कौशल राव को मारा है, कौशल राव ने मेरे को मारा है, क्योंकि ये मुलजिम था कौशल राव। फिर पुलिस आई, पुलिस को भी उसने वही बयान दिए, इसके बाद डॉक्टर को भी वही बयान दिए, फिर मजिस्ट्रेट साहब को भी वही बयान दिए। तो इस तरह 4 डाइंग डिक्लेरेशन उसके हुए, लेकिन उसने एक ही बात दोहराई कि इन परिस्थितियों में हमारा झगड़ा हुआ और कौशल राव ने मेरे सिर पर चोट मारी और फिर ये मेरी स्थिति हो गई है। तो इनके आधार पर, इन चारों डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। तो कोर्ट ने ये माना कि उसकी मृत्यु के बीच में और इन कथनों के बीच में काफी 5-10 दिन का समय गुजरा था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उसको ग्राह्य किया, क्योंकि कई बार ये भी होता है ऑपरेशन वगैरह से आदमी जिंदा बच जाता है और कोई शुरू में हो सकता है उसकी मृत्यु की आशंका नहीं हो। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, इंडियन लॉ में हम समय की कोई बाध्यता यहाँ नहीं मानते। अब समय के पॉइंट को समझने के लिए एक और केस समझ लेते हैं। शरद बिरधी चंद का केस है, महाराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र, AIR 1984 का केस है। शरद बिरधी चंद के केस में एक पीड़िता ससुराल में रहती थी और ससुराल में जो भी घटनाक्रम होते थे उनके बारे में अपने पिताजी माताजी को लेटर लिखती रहती थी। 3 साल उसने लेटर लिखा और उसमें वो जिक्र करती थी कि कैसे उसका पति उसको प्रताड़ित करता है, कैसे ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। बाद में उस विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट के सामने ये प्रश्न उठा कि क्या ये उसकी आत्महत्या थी या उसका मर्डर था ससुराल के अंदर। वो सारे 3 साल में लिखे गए लेटर्स उसके पिताजी ने कोर्ट में पेश किए। उन 3 साल में लिखे गए सारे लेटर्स को उसके मृत्युकालिक कथन माना गया और ये माना गया कि इसमें वो लगातार अपने मरने की परिस्थितियां डिस्क्लोज कर रही है। उससे कोर्ट के सामने ये स्पष्ट हो रहा है कि इसने किन परिस्थितियों में ये मरी है, और फिर उसके आधार पर कोर्ट ने इस शरद बिरधी चंद को सजा दी। तो इस तरह इसमें आप ये देखिए कि पाकला नारायण स्वामी में तो 3 दिन पहले जो शब्द बोले गए उनको कोर्ट ने ग्राह्य किया, और कौशल राव का जो केस था इसमें 8-10 दिन के बीच में जो डाइंग डिक्लेरेशन हुए उनका वो ग्राह्य किया। शरद बिरधी चंद के केस में 3 साल के दौरान जो कुछ लेटर्स लिखे उनको भी उसने डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ग्राह्य किया। तो ये इसका इंग्लिश विधि से मेन अंतर है और ये सेटल्ड पोजीशन है। हजारों केसेस ऐसे आ चुके हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय की पाबंदी को नहीं माना है कि डाइंग डिक्लेरेशन कितने भी समय पहले किए गए हो सकते हैं। तो इस तरह ये आज हमने सेक्शन 32(1) को समझा।